9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इस वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। चलिए बिना देरी की फटाफट शुरू करते हैं। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द यूएस इकोनॉमी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसी का ये टॉपिक है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग जाके पहला वीडियो देख लीजिए, उससे आप लोग इस चैप्टर में समझने में आसानी होगी, और अपने साथ बुक्स खोल के बैठिए, उससे भी आपको समझने में आसानी होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं अपना टॉपिक 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US. 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों ने 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। One airliner each crashed into the north and south towers of the World Trade Center in the New York. 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावर से टकराए। ए थर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग इन एयरलिंगटन, वर्जीनिया, वेयर द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट इज हेडक्वार्टर्ड। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। द फोर्थ एयरक्राफ्ट presumably bound for the Capitol building of the US Congress came down in a field in Pennsylvania. चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वानिया के एक खेत में गिर गया। The attacks have come to be known as 9/11. In America, the conversation is to write the month first followed by the date. Hence the short form 9/11 instead of 11/9 as we would write in India. इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका के महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाता है। द अटैक्स किल्ड नियरली 3,000 persons. इस हमले में लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए। इन टर्म्स ऑफ देयर शॉकिंग इफेक्ट ऑन अमेरिकन्स, दे हैव बीन कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी इन 1814 एंड द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe attack on US soil since the founding of the country in 1776. जहाँ तक जान मान की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक के सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। The US response to 9/11 was swift and ferocious. 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। क्लिंटन had been succeeded in the US presidency by George W. Bush of the Republican Party, son of the earlier president George H.W. Bush. अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज W. बुश राष्ट्रपति बने। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। Unlike Clinton, Bush had a much harder view of the US interest and of the means by which to advance them. क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। As a part of its global war on terror, the US launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind this attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया।
The Taliban regime was easily overthrown, but remnants of the Taliban and Al-Qaeda have remained potent, as is clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western targets since. तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of the government of the persons being arrested, transported these persons across countries and detained them in secret prisons. अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। Some of them were brought to Guantanamo. Some of them were brought to Guantanamo Bay, a U.S. naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their own country or that of the US. Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ पे कुछ कार्टून्स दिए गए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक फ्लो चार्ट भी दिए गए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं द इराक इन्वेजन की तरफ, यानी कि इराक पर आक्रमण। ऑन 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च इट्स इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। More than 40 other countries joined in the US-led coalition of the willing after the UN refused to give its mandate to the invasion. अमेरिकी अगुवाई वाले कोalition ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। The ostensible purpose of the invasion was to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction (WMD). Since no evidence of WMD has been unearthed in Iraq, it is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US. दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार यानी कि WMD बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। Although the government of Saddam Hussein failed swiftly, the US has not been able to pacify Iraq. सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इंस्टीड ऑफ फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्निटेड इन इराक। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। While the US has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraqi casualties are very much higher. It is conservatively estimated that 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US-led invasion. अमेरिका के 3,000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए हैं। It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was in some crucial respects both a military and political failure. अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट डज हेगेमनी मीन। अब हेगेमनी का मतलब क्या है ये हम लोग जान लेते हैं, यानी कि क्या होता है वर्चस्व का अर्थ। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। राजनीति की एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जस्ट एज इंडिविजुअल्स वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, ग्रुप्स टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह की भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। वी रूटीनली टॉक ऑफ समवन बिकमिंग पावरफुल और समवन डूइंग समथिंग फॉर पावर।
हम रोज़ाना बात करते हैं कि फ़लाना आदमी ताकतवर होते जा रहा है और ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। In the case of world politics too, countries and groups of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल क्लाउट एंड कल्चरल सुपीरियरिटी। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। Therefore, if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। For instance, during the years of the Cold War 1945 to 91, power was divided between the two groups of the countries, and the US and the Soviet Union represented the two camps or centers of the power in international politics during that period. उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से लेकर 1991 दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुवा थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन लेफ्ट द वर्ल्ड विथ ओनली अ सिंगल पावर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समटाइम्स द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय अ सोल सुपर पावर और हाइपर पावर इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम। This appears to be misapplication of the idea of the pole derived from physics. It may be more appropriate to describe an international system with only one center of power by the term hegemony. जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्वत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द में ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित होगा। We can identify three very different understandings of what hegemony is. Let us examine each of these meanings of hegemony and relate them to contemporary international politics. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तो अब हम चलिए पढ़ते हैं इसको तीन तरीके से, ठीक है। हेगेमनी को समझने के लिए तीन तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। हेगेमनी एज हार्ड पावर, वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, ठीक है। द रूट्स ऑफ द वर्ड हेगेमनी इज लाई इन द क्लासिकल ग्रीक। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। The word implies the leadership or predominance of one state and was originally used to denote the preponderant position of Athens vis-a-vis the other city-states of ancient Greece. मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगरों इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है और मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। Thus, the first meaning of hegemony relates to the relations, patterns and balances of military capability between states. इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। It is this notion of hegemony as military preponderance that is especially germane to the current position and role of the US in world politics. Do you remember Isa, who lost her head in an American missile attack? It is hard power hegemony that has broken Isa's body, if not her spirit. हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में उसने खो दी थी? यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। The bedrock of contemporary US power lies in overwhelming superiority of its military power. अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। American military dominance today is both absolute and relative. In absolute terms, the US today has military capabilities that can reach any point on the planet accurately, lethally, and in real time, thereby crippling the adversary
while its own forces are sheltered to a maximum extent possible from the dangers of war. आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रहकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। But even more awesome than the absolute capabilities of the US is the fact that no other power today can remotely match them. अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य की तुलना में उसके पासन के बराबर भी नहीं है। The US today spends more on its military capability than the next 12 powers combined. अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है। Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budget goes into military research and development, or in other words, technology. Thus, the military dominance of the US is not just based on higher military spending, but on a qualitative gap, a technological chasm that no other power can at present conceivably span. इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्चा करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। Undoubtedly, the US invasion of Iraq reveals several American मेरा स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। Vulnerabilities. इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं। The US has not been able to force the Iraqi people into submitting to the occupation forces of the US-led coalition. अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ है। To fully understand the nature of American weakness, however, we need to have a historical perspective. Imperial powers through history have used military forces to accomplish only 4 tasks: to conquer, deter, punish and police. बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह समझने के लिए हमें ऐसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है। As the Iraq invasion shows, the American capacity to conquer it is formidable. इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। Similarly, the US capability to deter and to punish is self-evident. इसी तरह अवरोध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। Where US military capability has thus far been shown to have serious weakness is in policing and occupied territory. अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। अब हम लोग सेकेंड इसका पढ़ेंगे, हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, यानी कि वर्चस्व ढांचा संगत ताकत के अर्थ में। द सेकेंड नोशन ऑफ हेगेमनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इट इमर्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। द बेसिक आइडिया इज दैट एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स अ हेगेमन और डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। The hegemon must possess both the ability and the desire to establish certain norms for order and must sustain the global structure. ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे।
The hegemon usually does this to its own advantage, but often to its relative detriment, as its competitors take advantage of the openness of the world economy without paying the cost of maintaining its openness. दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। Hegemony in this second sense is reflected in the role played by the US in providing global public goods. वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। By public goods, we mean those goods that can be consumed by one person without reducing the amount of the good available for someone else. सार्वजनिक वस्तु के आशय से ऐसी चीज़ों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी न आए। फ्रेश एयर एंड रोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। In the context of the world economy, the best examples of a global public good are sea lanes of communication, slogs, the sea routes commonly used by merchant ships. Free trade in an open world economy would not be possible without open slogs. वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन स्लॉग्स है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। इट इज़ द नेवल पावर ऑफ द It is the naval power of the hegemon that underwrites the law of the sea and ensures freedom of navigation in international waters. दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। Since the decline of British naval power after the Second World War, the multi-oceanic US Navy has played this role. दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। Another example of a global public good is the internet. वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। Although it is seen today as making the virtual world of the World Wide Web possible, we should not forget that the internet is the direct outcome of a US military research project that began in 1950. हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। इवन टुडे द इंटरनेट रिलाइज ऑन अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, मोस्ट ऑफ विच आर ओन्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। आज भी इंटरनेट उपग्रहों में एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। As we know, the US is present in all parts of the world, in all sectors of the world economy, and in all areas of technology. The US share of the world economy remains an enormous 21%. हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हलके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% का हिस्सेदारी है। The US also accounts for almost 14% of the world trade if intra-European Union trade is included in world trade data. यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी है। There is not a single sector of the world economy in which an American firm does not feature in the top 3 list. विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनी में से एक नहीं हो। It is important to remember that the economic preponderance of the US is inseparable from its structural power, which is the power to shape the global economy in a particular way. ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। After all, the Bretton Woods system set up by the US after the Second World War still constitutes the basic structure of the world economy.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। Thus we can regard the World Bank, International Monetary Fund (IMF) and World Trade Organization (WTO) as the products of American hegemony. इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। A classic example of the structural power of the US is the academic degree called the Masters in Business Administration (MBA). अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। द आइडिया दैट बिजनेस इज अ प्रोफेशन दैट डिपेंड्स अपॉन स्किल दैट कैन बी टॉट इन अ यूनिवर्सिटी इज यूनिकली अमेरिकन। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। The first business school in the world, the Wharton School at the University of Pennsylvania, was established in 1881. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में वार्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। द फर्स्ट MBA कोर्सेज वर इनिशिएटेड अराउंड 1900। MBA के शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए। द फर्स्ट MBA कोर्स आउटसाइड द US वॉज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन 1950। अमेरिका से बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। Today, there is no country in the world in which the MBA is not a prestigious academic degree. This takes us back to our South African friend Jabu. Structural hegemony explains why Jabu's father is insisting that his son gives up painting and studies for MBA instead. आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा न हासिल हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर MBA की डिग्री ले। अब हम लोग पढ़ेंगे हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज अभी मैं बहुत थक गई हूँ बोल के। अब मेरा गला भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।